वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन। और ट्रिपल इंटीग्रेशन आपके ऑल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पूछने वाले ये टॉपिक हैं, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का ये जो है ना, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए जो भी विद्यार्थी हैं, या फिर बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछने वाले विद्यार्थी के लिए ये बेस्ट कॉन्सेप्ट का ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है। चलिए तो ठीक है, इस लेसन को पूरी तरीका से हम समझाते हैं, और इसका जो भी वीडियो है इसकी पूरी प्लेलिस्ट में, और जो भी टॉपिक का वीडियो है सभी प्लेलिस्ट में, जो वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। चलिए ठीक है, तो चलते हैं, इसकी पूरी डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल से, क्या है इसका टर्म और कंडीशन ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में। चलिए तो देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन का फॉर्म किस तरह से होगा इसके बारे में। एक चीज तो इसके पहले डबल इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी पढ़े होंगे पूरी तरीका से तैयारी के रूप में। और आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का कुछ कहानी जो सामने दिख रहा है इस पर कुछ हम थ्योरी देंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखे इंटीग्रेशन x1 x2 इंटीग्रेशन y1 y2 z1 z2 f(x, y, z) dx, dy, dz, यानी फॉर्म अगर हम टर्म में यहाँ पे z का फॉर्म है तो हम फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में रिस्पेक्ट में करेंगे या z के फॉर्म में रिस्पेक्ट में करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जानकारी देते हैं कि किस फॉर्म का कहानी किसके रिस्पेक्ट में टर्म में सेट होगा। तो अगर हम एक चीज हम जानते हैं कि यहाँ x और अगर z है, x और अगर y है, तो जाहिर सी बात है कि z के रिस्पेक्ट में होगा पहला फॉर्म। और उसके बाद अगर मान लिया यहाँ पे y का टर्म है तो यहाँ पे सेकंड y के, और बाकी जो बचा x के रिस्पेक्ट का फॉर्म होगा। कैसे होगा जरा हम इसके एक क्वेश्चन के भी क्लियर देते हैं, उसके बाद थ्योरी लिखवाएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। देखिए इसके एग्जाम्पल से हम टर्म को सेट करते हैं कि क्या है इसका मेन फॉर्म। देखिए सबसे पहले तो इंटीग्रेशन x माइनस जेड एक्स प्लस जेड का है, तो जाहिर सी बात है कि x और z का टर्म है तो y के रिस्पेक्ट का पहला फॉर्म का इंटीग्रेशन टर्म सेट होगा। यानी सबसे पहले ये y के रिस्पेक्ट का होगा, क्योंकि x और z का जो फॉर्म है उसको छोड़ के जो भी फॉर्म दिखेगा वो y के रिस्पेक्ट का होगा। अब y का रिस्पेक्ट का जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, z का है, तो z का जब है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे x के फॉर्म में रिस्पेक्ट में होगा, यानी ये फॉर्म x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में हो ही गया, y का तो बचा क्या, यानी ये फॉर्म किसके रिस्पेक्ट में होगा, z के रिस्पेक्ट में होगा। बस ऐसा ही तो इसका फॉर्म है जो सामने दिख रहा है, लेकिन ये फॉर्म हम एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिकल के साथ क्लियर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन इसका पहले हम कुछ थ्योरी लिखवाते हैं, कुछ केस लिखवाते तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए केस फर्स्ट में क्या लिखा है, इफ x1, x2 are constant, y1 y2 are function of x and z1 z2 are function of x and y, then this integrals is evaluated as follows. First, f(x, y, z) is integrated with respect to x between the limit z1 and z2 keeping x and y fixed. The resulting expression is integrated with respect to y between the limit y1 and y2 keeping x constant. The result just obtained is finally integrated with respect to x from x1 to x2. यानी देखिए इसमें एक हम क्वेश्चन से हम टर्म को सेट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और पूरी इसका कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इंटीग्रेशन का टर्म सेट करते हैं, देखिएगा पहले हम पूरी तरह से इंटीग्रेशन का फॉर्म हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम टर्म को सेट कर देंगे। देखिएगा इसमें फॉर्म हम क्या करेंगे कि मैंने टर्म जो लिखा है f(x1, x, y, z) dz, dy, dx। अब यहाँ पे अगर हम z का रिस्पेक्ट का फॉर्म अगर करते हैं तो यहाँ पे का फॉर्म जो है x और y का फॉर्म मेरा सेट रहेगा। ठीक है, और अगर z का रिस्पेक्ट करेंगे
जब z का रिस्पेक्ट का करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये फंक्शन का जो फॉर्म होगा, यानी z1 और z2 का फॉर्म z का रिस्पेक्ट बता रहा है, y1 और y2 का फॉर्म जो है ये y का रिस्पेक्ट का टर्म बताएगा। जब y का रिस्पेक्ट का टर्म बताएगा तो x का फॉर्म यहाँ पे टर्म सेट करेगा, यानी ये हो गया z का रिस्पेक्ट और ये हो गया y का रिस्पेक्ट, और जो बचा है अब जो बचेगा क्या, x का रिस्पेक्ट का फॉर्म बचेगा जो सामने दिखा रहा है। ये टर्म का कहानी क्लियर। चलिए तो ये फॉर्म जो है हम सेट कर लेना है इस तरह का फॉर्म का। चलिए केस नंबर सेकंड का फॉर्म जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था वो सामने एक एग्जांपल से मैंने क्लियर किया है। चलिए अब जरा एक केस सेकंड चलते हैं। चलिए केस नंबर सेकंड में क्या है, इफ ऑल थ्री पेयर्स ऑफ लिमिट्स x by z आर कांस्टेंट देन इंटीग्रेशन a to b c to d e to f, यानी सभी टर्म लिमिट का है, कांस्टेंट टर्म है। तो अब किसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में क्या होगा क्या कि इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जो सीरियली में है उसी तरह से इंटीग्रेट करते जाइए। जैसे अब x का रिस्पेक्ट है तो x का रिस्पेक्ट इसका कर दीजिए, y का रिस्पेक्ट, z का रिस्पेक्ट, और जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो कंप्लीट उसका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, जरा देखते हैं इसका मेन फॉर्म, यानी जब कांस्टेंट टर्म रहेगा तब के लिए है, और जब एक फंक्शन के रूप में x और y के रूप में रहा तो केस नंबर फर्स्ट जो बताया उसके रूप में काम करना होगा। राइट, जरा देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक जरा हम टेबल के रूप में सेट किए हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन को। अगर फंक्शन का फॉर्म देखिएगा, इंटीग्रेशन x1 और x2 का फॉर्म है, yz के लिए है, तो यहाँ पे y और z मेरा कांस्टेंट फंक्शन है और x का रिस्पेक्ट का टर्म बनेगा जो मैंने फर्स्ट इंटीग्रेशन का टर्म सेट किया है। फिर अगर देखिएगा कि यहाँ पे सेकेंड है y1 और y2 है जो यहाँ पे y का रिस्पेक्ट का टर्म सेट करेगा, और जब फर्स्ट x वाला हो गया सेकेंड y वाला हो गया तो थर्ड जो है z का रिस्पेक्ट का टर्म सेट करेगा, जो एक टेबल के रूप में मैंने सेट कर दिया जो सामने दिख रहा है। राइट, अब जरा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिएगा इस पर क्वेश्चन थोड़ा चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको भी। देखिएगा एक क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है, इंटीग्रेशन -1 to 1 0 to z x minus z 2x plus z x plus y plus z फंक्शन है dx dy dz। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में पहले किया जाएगा इसके बारे में। तो जब यहाँ x और z है तो y के रिस्पेक्ट में पहला टर्म सेट करेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे x का रिस्पेक्ट का होगा क्योंकि z का फॉर्म है, क्योंकि x और z है तो y का होगा। अब y होगा तो जाहिर होता है z है तो y का यहाँ पे x का रिस्पेक्ट होगा, और y और x हो चुका है तो यहाँ z का रिस्पेक्ट का फॉर्म होगा। अब जरा देखिएगा कैसे इंटीग्रेट का टर्म हम सेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। देखेंगे इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to z इंटीग्रेशन x minus z x plus z x plus y plus z dx dy dz। देखिएगा पहले तो एक फॉर्म हम सेट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to z इंटीग्रेशन का फंक्शन का टर्म जरा देखिएगा, यहाँ पे x माइनस z और x प्लस z x प्लस y प्लस z, यहाँ पे हमको y का रिस्पेक्ट का टर्म होगा तो पहले y और x और z को बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखते हैं कैसे इंटीग्रेट का टर्म होगा। इंटीग्रेशन -1 से 1 इंटीग्रेशन 0 से z। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, y का रिस्पेक्ट का होगा तो यहाँ x कांस्टेंट होगा और dy का इंटीग्रेशन y लिखाएगा, y होगा y स्क्वायर बाई 2 होगा और z कांस्टेंट होगा लेकिन z के साथ dy का इंटीग्रेशन y होगा। अपर लिमिट यहाँ x प्लस z x माइनस z dx और dz। अब इसमें हम एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे y के स्थान पर, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे से हम टर्म यहीं से सेट कर देते हैं, -1 to 1 इंटीग्रेशन
0 to z। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, पहले तो x तो फिक्स रह जाएगा और यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पुट कर देते हैं, x प्लस जेड माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x माइनस जेड, डायरेक्ट साथ ही साथ सब काम कर देते हैं, प्लस फिर 1/2 है तो बाहर कर दे रहे हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं x प्लस जेड माइनस x माइनस जेड, x माइनस जेड और प्लस यहाँ पे z है तो बाहर कर दे रहे हैं और फिर इसके बाद जरा देखिएगा x प्लस जेड यहाँ पुट कर दे रहे हैं, x प्लस जेड माइनस लोअर लिमिट x माइनस जेड, यहाँ पे होगा dx एंड dz इंटीग्रेशन। अब इसके बाद जरा देखिएगा क्या क्या फॉर्म बनेगा इसके बारे में। इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to z। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ब्रैकेट जब हटाएंगे तो -x और +x कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस जेड, यानी 2z यहाँ पे होगा 2z राइट, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाए क्या, इसमें हम लिख सकते हैं 2 यानी 4x प्लस x इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है। फिर z, फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे x और x कैंसिल होगा, मैं प्लस 2z और ये हो गया फॉर्म dx और ये हो गया dz राइट। अब इसके बाद जरा देखिएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to z और यहाँ पे क्या है कि 2zx और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या होगा 2xz और यहाँ पे 2z स्क्वायर राइट। फिर इसके बाद dx और dz राइट। अब इस फॉर्म में हम टर्म क्या क्या सेट करेंगे जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to z। अब इसके बाद 2xz तो यहाँ हो गया 4xz प्लस 2z स्क्वायर dx और dz। अब जरा देखिएगा यहाँ पे हमको सेकंड में x के रिस्पेक्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो जरा देखिएगा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाएगा। तो जब x के रिस्पेक्ट का इंटीग्रेशन हम टर्म सेट करेंगे तो एक चीज है कि इसको जरा देखिएगा ब्रैकेट 1 है। अब यहाँ पे x का रिस्पेक्ट में 4 और z कांस्टेंट होगा, ये बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2z स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट यहाँ पे z और लोअर लिमिट 0, यहाँ पे dz कहलाएगा राइट। अब जरा देखेंगे इसमें हम एक काम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन -1 से 1 और यहाँ पे 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 और लिखाएगा क्या 2z और इसमें एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे z स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट प्लस 2z स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट z माइनस लोअर लिमिट और यहाँ पे dz राइट। अब जरा देखेंगे पूरी कहानी क्या क्या बनेगा जो। चलिए इसका स्टेप हम बढ़ाते हैं यहाँ से। इंटीग्रेशन -1 to +1, बचा हुआ टर्म क्या क्या है 2z के पावर 3 और प्लस 2z के पावर 3, 2z के पावर 3 और यहाँ हो गया dz, तो सब मिलाकर क्या होगा 4 इंटीग्रेशन -1 to +1 4z के पावर 6 dz। इसको लिख सकते हैं z के पावर 6 का इंटीग्रेशन 7/7 और इसमें एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे, देखिएगा तो 4/7 एक बार अपर लिमिट 1 पुट कर देंगे और लोअर लिमिट -1 पुट कर देंगे और उसके बाद अब सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है जरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन गलती कर दिया है, देखिए यहाँ पे Z3 ही ना हुआ
और Z3 होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4y4 होगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलती किया, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचा हुआ टर्म क्या बचेगा, z के पावर यहाँ पे 4, यहाँ पे अपर लिमिट एक बार 1 पुट करेंगे और माइनस एक बार -1 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट आंसर इसका आ जाएगा क्या 0 आ जाएगा। यानी इसका कंप्लीट आंसर इसको बोल सकते हैं 0 का फॉर्म के लिए 0 जो सामने दिख रहा है। देखिए कहीं अगर डॉट हो, कहीं गलत हो गया हो तो वहां पे जरा कमेंट में जरूर बोल सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कहीं गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जरा देखिएगा इस क्वेश्चन की ओर। इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 2 1 to z x स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डिवाइड डी जेड। ये इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में है, सब कांस्टेंट टर्म ही लिमिट है। तो सीरियली में काम कर सकते हैं, पहले जो लिखा हुआ उसे x का रिस्पेक्ट, फिर y का और फिर z का। कैसे जरा देखिएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन बनाते रहना है, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 x स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो पहले हम x का रिस्पेक्ट का कहानी क्लियर करते हैं। देखिएगा x के रिस्पेक्ट के कहानी में बाकी सभी कांस्टेंट टर्म दिखेगा। 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 2 और इसके बाद जरा देखिएगा y और z कांस्टेंट टर्म है तो y और z बाहर हो जाएगा और इसमें x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर 3y3 अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 dy और dz क्लियर है, जिसमें से इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 2 और इसमें y और z yz y3 कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिया। अब इसमें एक बार अपर लिमिट x के स्थान पर पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट 1 पुट कर देंगे और dy dz। इसका फॉर्म क्या क्या आएगा जरा देख लीजिए यहाँ पे से। इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 2 और यहाँ पे yz y3 और यहाँ पे आएगा 8 - 1 यानी 7 dy dz। राइट। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट का फॉर्म को सेट करना है, तो y के रिस्पेक्ट का फॉर्म को सेट करना है तो बाकी सभी कांस्टेंट होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 0 to 1 y के रिस्पेक्ट का तो z और 7 और 3 सब बाहर कर दे रहे हैं तो यहाँ पे z 7 z और 3 बाहर हो गया। y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर बाई 2 और अपर लिमिट इसका हो जाएगा 2 और लोअर लिमिट हो जाएगा 0। अब इसमें हम एक और यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या आ जाएगा z, क्योंकि y का रिस्पेक्ट का तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। 0 to 1 7z और 3 × 2 6 और एक बार अपर लिमिट y के स्थान पर पुट करेंगे और माइनस लोअर लिमिट dz। तो यहाँ पे आएगा 4 इंटीग्रेशन 0 to 1 7z 6 इंटू यहाँ पे आ गया 4 dz। अब ये 7 4 6 ये कांस्टेंट टर्म बाहर कर सकते हैं। देखिएगा बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन 0 to 1 यहाँ पे आएगा 7 और 4 यानी 28 y 6 और z और dz 28/6 यानी 14y3 बचेगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन z का z स्क्वायर y2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये कटेगा 7 बार में तो 7/3 एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट यानी 7/3। इस तरह से मेरा इसका कंप्लीट आंसर दिखेगा। जहाँ पे डॉट होगा वहाँ पे ज़रूर बोलिएगा, जहाँ पे आंसर गलत नजर आएगा वहाँ कमेंट में भी बोलिएगा ताकि उसको सुधारा जाएगा। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट किया जाए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का भी, इसमें भी जो है सीरियली वे में जो भी रिस्पेक्ट दिया हुआ उसके रिस्पेक्ट में हम टर्म सेट करते हैं। जरा देखिएगा इंटीग्रेशन को पहले मान लेते हैं i =
इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी, इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। अब इस फॉर्म के लिए हम एक काम क्या करेंगे कि पहले तो हम x का रिस्पेक्ट का टर्म सेट करते हैं। जब x का रिस्पेक्ट का बनाएंगे तो y और z कांस्टेंट टर्म में दिखेगा। देखिए कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी, इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी, और यहाँ पे ज़रा देखिएगा x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर 3/3 प्लस x के रिस्पेक्ट में बाई स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म होगा dx का x, वैसा ही z स्क्वायर के साथ dx का x। अपर लिमिट मेरा हो जाएगा a और लोअर लिमिट का जाएगा माइनस a, यहाँ dy और यहाँ हो गया dz। इसमें हम डायरेक्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। देखिएगा इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी, इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी। अब इसके बाद ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या है कि x जहाँ जहाँ वहाँ पुट करना है, तो यहाँ पे तो बचा क्या 3, और एक बार अपर लिमिट x के स्थान पर तो एक क्यू माइनस, फिर देखिएगा यहाँ भी माइनस a पुट कर देंगे तो q प्लस यहाँ पे बाई स्क्वायर तो बाहर होगा, एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे x के स्थान पर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया, प्लस जेड स्क्वायर तो बाहर होगा, एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे x के स्थान पर और माइनस एक बार लोअर लिमिट, यहाँ पे dy और यहाँ dz। फॉर्म आगे बढ़ेंगे जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन c और माइनस c, इंटीग्रेशन b और माइनस b, और यहाँ पे बचेगा 1/3 जिसको लिख सकते हैं एक क्यू और माइनस माइनस प्लस 2aq का फॉर्म बनेगा, राइट। फिर यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस तो a/2a यानी 2ay स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2az स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा क्या dy और dz। फॉर्म जरा हम आगे बढ़ाते हैं इसके लिए, क्योंकि अब जो है y का रिस्पेक्ट का फॉर्म सेट करना है। देखिएगा y का रिस्पेक्ट के लिए क्या करना होगा, पहले तो हम एक काम करेंगे कि ये सभी कांस्टेंट है तो 2aq/3 और y का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन y लिखाएगा, फिर प्लस 2a कांस्टेंट होगा और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के पावर 3/3 और 2az स्क्वायर कांस्टेंट होगा, और y यहाँ पे y का इंटीग्रेशन तो dy का इंटीग्रेशन y लिखाएगा। अपर लिमिट मेरा हो जाएगा b और लोअर लिमिट माइनस b और dz। देखिएगा कहीं डाउट हो कहीं गलत हो तो ज़रूर बताना है, कमेंट करना है। चलिए अब थोड़ा सा हम z का रिस्पेक्ट करेंगे, तो z के रिस्पेक्ट में सिर्फ z छोड़ा के बाकी सभी कांस्टेंट होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, z छोड़ा के सभी कांस्टेंट कैसे होगा, इसको भी थोड़ा फॉर्म को दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे का फॉर्म 2aqyz ये सब बाहर हो जाएगा। नहीं यहाँ पे तो लिमिट पुट ही नहीं किया है, लिमिट पुट करेंगे उसके बाद है ना। तो देखिए लिमिट पुट करते हैं, पहले तो 2aqy3, अब इसके बाद ज़रा लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे बाई में एक अपर लिमिट b और माइनस b लोअर लिमिट, प्लस 2ay3 अपर लिमिट b के पावर की बाई के सामने पुट होगा और लोअर लिमिट माइनस b, राइट। फिर देखिएगा y के स्थान पर 2az स्क्वायर अपर लिमिट b और लोअर लिमिट माइनस b, ये हो गया dz, राइट। अब इसके बाद जरा हम देखते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस सी टू प्लस सी, इसका फॉर्म माइनस माइनस प्लस यानी बचेगा क्या 2aq/3 और यहाँ पे 2b हो गया प्लस, फिर इसके बाद हम देखें क्या कि 2a/3 तो सही है, फिर इसके बाद हम एक काम क्या करेंगे कि माइनस माइनस प्लस
तो 2BQ, फिर देखिएगा यहाँ भी 2AZ² है प्लस 2B और ये हो गया DZ, राइट। अब इसके बाद हम फॉर्म का सेट करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन -c से +c है और यहाँ पे 4AQB/3 फिर प्लस 4y3ABQ और प्लस 4ABZ² और ये हो गया क्या DZ। अब इसमें हम एक जो है ना, अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, देखिए कहीं डॉट है तो बोल सकते हैं। चलिए अब इसका हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो पहले जरा देखिएगा यहाँ पे से काम करते हैं। इंटीग्रेशन तो हो गया है अपर लिमिट लोअर लिमिट यानी 4/3AQB और DZ का इंटीग्रेशन यहाँ पे z आ जाएगा प्लस 4/3ABQ, DZ के यहाँ z हो जाएगा 4ABZ² का इंटीग्रेशन कितना होगा, z के पावर 3/3 होगा। अब यहाँ पे एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट का कहानी बनेगा, राइट। चलिए अब इसमें हम एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। चलिए नोट करिए, यहाँ पे मिटाते हैं पूरा, उसके बाद हम लिखते हैं। चलिए तो देखा पुट करते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल 4/3AQB, एक बार हम z के स्थान पर c पुट करेंगे और एक बार -c पुट करेंगे प्लस 4/3ABQ, एक बार अपर लिमिट c पुट करेंगे और माइनस एक बार लोअर लिमिट -c पुट करेंगे प्लस 4/3ABQ, एक बार हम c पुट करेंगे माइनस एक बार ऐसे पुट किया जाएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं 4/3AQB और माइनस प्लस 2c आ जाएगा 4/3ABQ और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा और 4/3ABQ 2CQ आ जाएगा। अब प्रत्येक में से हम कॉमन करते हैं 4/3ABC यानी A² B² C² भी हम कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा क्या A + B + C बचेगा या फिर ABC। अगर हम A² नहीं ना, गलती कॉमन करना है, बचेगा यहाँ पे ABC कॉमन करते हैं तो यहाँ A बचेगा और इसमें A² बचेगा, इसमें बचेगा B², इसमें बचेगा C², ठीक है। तो इस तरह से कॉमन किया गया और ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर। लेकिन इसमें और भी है, 2 भी तो सभी में से कॉमन होगा तो यहाँ 8 ना हो जाएगा, यानी 8/3ABC और A² B² C², तो ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं SW के रूप में, वो बनाइएगा और जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट SW। चलिए जो मैंने ये क्वेश्चन सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव का है और कुछ सब्जेक्टिव का भी है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा, और सब्जेक्टिव का है जो सामने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस तरह से ट्रिपल इंटीग्रेशन का सामने थ्योरी के साथ मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया है। अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में बोलिएगा ताकि हम इस पर और भी 15 से 20-30 क्वेश्चन हम बता सकें ताकि किसी प्रकार का डाउट नहीं रह सके। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरी मिलते हैं नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया है इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, टोटल वीडियो इसकी पूरी तरह से पूरी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए थ्योरी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए ट्रिपल इंटीग्रेशन का बेस्ट कॉन्सेप्ट।